स्टार्ट करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, आई मीन टोटल अगर हम कॉस्ट और टैक्स का बात करें, कॉस्ट एंड टैक्स क्लास 12 का सिलेबस दो पार्ट में डिवीजन किया जाता है ना, कॉस्ट और टैक्स। कॉस्ट का बात किया जाए तो कॉस्ट में टोटल 3 चैप्टर हैं, और टैक्स का बात किया जाए तो टैक्स में भी करीब 3 चैप्टर हैं। तो कॉस्ट में भी 3 चैप्टर है और टैक्स में भी तुम्हारा 3 चैप्टर है। चलेगा। अब कॉस्ट में बात करें तो क्या क्या चैप्टर है। पहला तो है मटेरियल, इसको बोलते हैं स्टोर ऑफ मटेरियल, है ना, मतलब मटेरियल कॉस्टिंग का ही पार्ट है ना। स्टोर लेजर, तुम बोल सकते हो स्टोर लेजर। दूसरा है तुम्हारा लेबर, और थर्ड है तुम्हारा ओवरहेड, नॉट ओवर द हेड, ओवरहेड, है ना। अगर हम डिवीजन का बात करें तो ये है तुम्हारा 10 मार्क्स का, ये है तुम्हारा 25 मार्क्स का, और ये है तुम्हारा 5 मार्क्स का। ये टोटल मिलके तुम्हारा 40 मार्क्स कवर करता है। टोटल कॉस्ट टैक्स आता है 80 मार्क्स का, जिसमें से 40 मार्क्स कॉस्ट का, 40 मार्क्स टैक्स का। चलेगा। अब बात करें टैक्स में, तो टैक्स में भी 3 चैप्टर है। पहला आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा आता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और तीसरा आता है तुम्हारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 3 टोटल चैप्टर है तुम्हारे, है ना। मतलब कॉस्ट का भी यही चैप्टर है और टैक्स का भी यही चैप्टर है। मतलब कॉस्ट का 3 चैप्टर और टैक्स का 3 चैप्टर। यहाँ पे देखा जाए तो हाउस प्रॉपर्टी से आता है तुम्हारा 25 मार्क्स का, कैपिटल गेन से आता है तुम्हारा 10 मार्क्स का थ्योरी आता है, और अदर सोर्सेज से आता है तुम्हारा 5 मार्क्स का सिर्फ थ्योरी। तुम इस बार समझो कि क्लास 12 में इस बार का सिलेबस क्या किया है कि ये स्टोर लेजर तुम्हारा हटा दिया है, ओवरहेड हटा दिया है, सिर्फ 40 नंबर का क्या रखा है, लेबर, है ना। और इन लोगों में क्या किया है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हटा दिया गया है, और ये दोनों सब्जेक्ट रखा गया है 40 मार्क्स का। मतलब टोटल ओवरऑल इस बार का सब्जेक्ट का देखा जाए तो 40 मार्क्स में 2 चैप्टर, और ये 40 मार्क्स में अकेले 1 चैप्टर लेबर बोल के आएगा। क्लियर। ये तुम्हारा सिलेबस का विश्लेषण था। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, दैट इज नोन एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये चैप्टर तुम्हारा करीब करीब 25 मार्क्स का है। एकदम बेसिक सा चैप्टर है, एकदम छोटा सा चैप्टर है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल के। आओ बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है ना। मतलब कि कोई भी इनकम जो कि अगर हम लोग अपने हाउस से जनरेट कर रहे हैं, अपने घर से जनरेट कर रहे हैं, उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा। मतलब बोला गया कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑनर। मतलब जो भी एनुअल वैल्यू होता है हाउस प्रॉपर्टी का, वो टैक्सेबल होता है किसके हाथ में, इन द हैंड ऑफ ऑनर। मतलब हम तुमको बोल सकते हैं कि एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, of house property shall be taxable in the hand of owner। मतलब ये सिंपल सा बात है कि हाउस प्रॉपर्टी जो है वो टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में, ऑनर के हाथ में टैक्सेबल होगा, और किसी और के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, है ना। क्या बोले एनुअल। अब इसमें मेन पार्ट अगर देखो, मेन पार्ट अगर देखोगे तो इसमें मेन पार्ट आता है कि एनुअल वैल्यू बोल के एक पॉइंट आता है।
दूसरा आता है तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी बोल के एक पॉइंट आता है, और तीसरा आता है तुम्हारा ऑनर बोल के एक पॉइंट आता है। ऑनर इंक्लूड लीगल एज वेल एज डीम्ड ऑनर। ऑनर इंक्लूड करता है लीगल ऑनर और एज वेल एज डीम्ड ऑनर, मतलब कि जो ऑनर है वो भी ऑनर। सपोज करो कि मेरे पिताजी का एक प्रॉपर्टी है और पिताजी चले गए हैं अमेरिका में काम करने, तो वहाँ तो हम यहाँ पे रहते हैं, तो रेंट रिसीव हम करते हैं, और रेंट रिसीव हम करते हैं तो इनकम टैक्सेबल होगा मेरे हाथों में। मतलब कि हम डीम्ड ऑनर है, हम बेनिफिशियल ऑनर हैं, मतलब हम लीगल ऑनर तो नहीं है लेकिन हम बेनिफिशियल ऑनर है। तो बेनिफिशियल ऑनर है तो जो बेनिफिट उठा रहा है, जो रेंट रिसीव कर रहा है, वही उसका टैक्स देगा, है ना। सबसे पहला बात, एनुअल वैल्यू क्या होता है? एनुअल वैल्यू का मतलब हम तुमको सिंपल भाषा में बोले तो हम बोल सकते हैं इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस। इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस, जो इनकम अर्निंग कैपेसिटी है हाउस का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक मिनट, फिर से इन चीज़ों को रिपीट करते हैं, है ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एक बार क्लियर है आवाज़? एक बार हाँ ना में मैसेज करो जल्दी। ठीक, ओके। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू शैल बी टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ ऑनर। ऑनर के हाथ में, मालिक हाथ होगा, जो मालिक होगा उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा और किसी अदर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ऑनर इंक्लूड्स लीगल ऑनर एज वेल एज बेनिफिशियल ऑनर। ऑनर के मतलब होता है कि ऑनर जो लीगल ऑनर है, जिसके कागज पे नाम है वो, या फिर उस प्रॉपर्टी से जो फायदा उठा रहा है, उसको लीगल ऑनर भी बोला जाता है और बेनिफिशियल ऑनर भी बोला जाता है। फिर आता है बात एनुअल वैल्यू का। किसका? एनुअल वैल्यू का। तो एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ हाउस, मतलब कि जो हाउस प्रॉपर्टी है उसका इनकम अर्निंग कैपेसिटी कितना है, वो घर कितना इनकम साल भर में कमा सकता है, उसी को बोला जाता है इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस। ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट आता है हाउस प्रॉपर्टी। अब बात आता है कि हाउस प्रॉपर्टी हम लोग किसको बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय हाउस प्रॉपर्टी? दूसरा वर्ड आता है हाउस प्रॉपर्टी। अब ये हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि इसका डिफिनेशन कुछ ऐसा है, एनी लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल। एनी लैंड सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल, कोई भी लैंड जो कि सफिशिएंट वॉल से क्या है, घिरा हुआ है, उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। लेट सपोज कि तुमको हम कुछ एग्जांपल देते हैं। एक घर है ना, और उस घर को हम 3 फ्लैट में बांट दिए हैं, है ना। एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसको 3 फ्लैट में हम डिवाइड कर दिए हैं। तो ये हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं है? द आंसर इज ये 3 हाउस प्रॉपर्टी है। जितना फ्लैट में हम डिवाइड किए हैं उतना वो हाउस प्रॉपर्टी हो गया। फिर आता है एक खाली ज़मीन है, उस खाली ज़मीन पे हम क्या किए हैं, कार को भाड़ा पे रख, मैंने कार को गैरेज के रूप में बना दिए हैं और कार वहाँ पे आकर रहता है और उसके लिए हम रेंट चार्ज करते हैं। एक खाली ज़मीन है, उस पर कार रखता है रेंटर मेरा, और हम इसके लिए उससे रेंट चार्ज करते हैं करीब करीब 5000 पर मंथ। तो ये जो 5000 पर मंथ रेंट चार्ज कर रहे हैं लैंड से, है ना, ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसके चारों तरफ दीवार नहीं है। सबसे पहला बात होता है एनी लैंड विच इज सराउंडेड बाय सफिशिएंट वॉल, चारों तरफ से घिरा हुआ रहना चाहिए। ठीक है। तो खाली ज़मीन पर अगर हम भाड़ा दे रहे हैं कार को रखने के लिए, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। लेकिन वही लैंड को चारों तरफ से दीवार से घेर दें और तब जाके घर को मैंने कार रखने के लिए भाड़ा पे दें, गैरेज टाइप का बनाकर, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। अच्छा, जो सिनेमा हॉल होता है ना, जो सिनेमा हॉल है वो क्या हाउस प्रॉपर्टी है?
मतलब बड़ा सा हॉल है, उसमें कोई रहता होता नहीं है, बस आता है लोग मूवी देखता है और चला जाता है। हाँ, उसके चारों तरफ तो दीवार से घिरा हुआ है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। मतलब सिनेमा हॉल इज अ हाउस प्रॉपर्टी। सिनेमा हॉल भी क्या है, एक हाउस प्रॉपर्टी है। ईडन गार्डन फील्ड, ईडन गार्डन फील्ड को हम लोग भाड़ा पे चलाते हैं, पर मैच हम 50,000 चार्ज करते हैं। चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ है, हाँ दीवार से घिरा हुआ है। छत है या नहीं है वो मैटर नहीं करता है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए घर भाड़ा पे दे रहे हो या ज़मीन भाड़ा पे दे रहे हो तो छत हो या ना हो मैटर नहीं करता है। तो ईडन गार्डन को भी हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। ओके, हम क्या बोले, एक फ्लैट है तो फ्लैट को अगर हम 20 बिल्डिंग खड़ा किए हैं, क्या खड़ा किए हैं, 20 बिल्डिंग खड़ा किए हैं, तो ये 20 हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। ठीक है। मिस्टर ए जो है वो मेरे से बोले कि ये काम कीजिएगा, ये जो खाली ज़मीन है सामने, घर के सामने जो खाली ज़मीन है, उस खाली ज़मीन पे ना एक प्लॉट मेरे को दे दीजिएगा, हम वहाँ पे ना अपना कार पार्क करेंगे। और ये जो प्लॉट है ये चारों तरफ से दीवार से घिरा हुआ नहीं है ना। और ये प्लॉट वो मांग रहा है किस पर्पज से, वो प्लॉट मांग रहा है ताकि उस जगह पे वो अपने गाड़ी को पार्क करेगा, है ना। तो अगर इस गाड़ी को पार्क करने के लिए वो मेरे को 2,000 रुपया रेंट इसका देता है और 10,000 रुपया रेंट इसका देता है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है वो करीब करीब 12,000 रुपया माना जाएगा। सिंस क्योंकि घर जो है, वो जो कार है, वो जो लैंड है, वो ठीक अटैच है। किससे अटैच है, लैंड से अटैच, मतलब बिल्डिंग से अटैच है। तो अगर बोला जाता है कि अगर कोई भी लैंड, एनी लैंड विच इज अटैच बोल सकते हो, और एनी लैंड विच इज अटैच्ड टू बिल्डिंग और हाउस प्रॉपर्टी, है ना, कोई भी लैंड जो कि बिल्डिंग से टच है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है ना, तो वो लैंड को भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। इतना कॉपी करो तुम लोग।